कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननन सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननन बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। बोलो री कुशीनगर की जीजी हो, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठिया तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे
कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं। मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं। पीछा नहीं छोड़ा, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है। अपना घर छोड़कर आइए बेटियां, घर में रहने वाली सासों को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जा, कुत्ते में डर जाए, कुत्ते। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना थे बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, और अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाए हमारी सासू। कितना विचित्र समय हो, कितना विचित्र। अरे पहले और अब में कितना अंतर आ गया। तो सोचो, विचारो,